वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हूं प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के संभावित आंसर की के बारे में। जो हमारा आज का जो विषय है वह है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड हम प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस समय दोस्तों 30 प्रश्न जो है पूछे गए थे और चूंकि हाई लेवल के ही प्रश्न पूछे गए थे, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने पहले ही बताया था कि हार्ड पूछने वाला है, उससे भी कहीं ज़्यादा हार्ड इसमें क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न को देखते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं प्री डीएलएड के जो क्वेश्चन बुकलेट पर, जहां पास हम शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड 30 प्रश्नों को डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है 51 नंबर से स्टार्ट है। प्रश्न बोल रहा है कि सीखने से संबंधित कौन सा कथन जो है संरचनावादी दृष्टिकोण से अनुसार से सही है। तो यहाँ पास दोस्तों कौन सा सही है? सीखना उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? उद्दीपन अनुक्रिया। आपने देखा होगा उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के अनुसार जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की तरफ पावलोव ने सिद्धांत दिया है। ठीक है, स्किनर ने दिया है। तो सभी इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो कि किससे संबंधित है? सीखने से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयोजित गतिविधि का संबंध गलत है? ठीक है, तो कौन सा जो है गलत है, हमको ये बताना है। किससे संबंधित दोस्तों? गतिविधि से संबंधित। ठीक है, तो पहला है रटकर सीखना, ये तो गलत ही है। ठीक है, गतिविधियों में चुनौती का तत्व होना चाहिए, तो ये भी है या नहीं है, इसमें आगे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ गतिविधि समूह में ही हो की जाती है, अकेले में नहीं। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो हमको निगेटिव पॉइंट लग रहा है। और साथ ही साथ कोई खेल भी मतलब कोई खेल भी गतिविधि हो सकता है। हाँ, कोई भी खेल की क्या हो सकता है? गतिविधि हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो तीसरा है, गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले में नहीं। तो दोस्तों गतिविधि जो है आपका समूह में भी और अकेले में भी की जाता है। ठीक है, और रटना एक क्या है? रट कर सीखना, ये भी क्या है? गलत कथन हो जाएगा। तो आपका पहला और तीसरा जो पॉइंट बता रहा है वो है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको देखने को मिलेगा पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर ए में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 23। शैक्षणिक शोध चरणों के जो क्रम है उसको हमको बताना है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, शैक्षणिक चरण जो है उनके चरण क्या होगा? सबसे पहले है जो आप दोस्तों शोध प्रश्नों का निर्माण करेंगे। यहाँ पास क्या हो सकता है आपका दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पास जो है आप शोध प्रश्नों का निर्माण करेंगे। जब शोध प्रश्न वाले आप जब निर्माण कर चुके होंगे, तो यहाँ पास आप क्या करोगे? आप शोध की समस्या का चयन करेंगे। कौन सा समस्या आप उसको चयन करेंगे। उसके बाद है दोस्तों आप आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। आंकड़ों जब और संग्रहण करके विश्लेषण करेंगे, उसके बाद आप शोध विधि का चयन करेंगे। ठीक है, शोध विधि का उसके बाद क्या करेंगे? आप चयन करेंगे और लास्ट में परिणाम सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये क्रम आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है दर्शन, उसके जो है दर्शन शास्त्र है किससे? ठीक है, पहला है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद के जो दर्शन शास्त्री हैं वो कौन है दोस्तों? तो आदर्शवाद के जो दर्शन शास्त्री हैं वो है प्लेटो जी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर आपको पहला अगर पता है दोस्तों, तो आपको पता ही चल चुका होगा कि ऑप्शन नंबर डी बस में ही आपको पहले में चौथा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस आधार पर अगर हम देखें तो बी का पहला मतलब ए का जो है चौथा है, मतलब आदर्शवाद का क्या हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा। प्रयोजनावाद का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जॉन डीवी हो जाएगा। आप याद रख लीजिए, प्रयोजनावाद जॉन डीवी है आपका। जब लास्ट तक बीएड भी करेंगे, डीएड करेंगे, तो अब तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, प्रकृतिवाद के जो है दर्शन शास्त्री जो है वो कौन हो जाएगा? वो है रूसो हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यथार्थवादक के कौन है? जॉन लॉक है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभुत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के तहत जो है ये पंचकोशी विकास है, जिसके तहत पंचकोशी में कौन कौन सा है आपका? तो है पहला शारीरिक है, दूसरा है दोस्तों मानसिक है, तीसरा है प्राणायाम है, और जो है चौथा है आपका बौद्धिक है, और पांचवा जो है चेतना है। ठीक है, तो इस तरीके से पांच जो है पंचकोशी के रूप में आपको इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना, मतलब अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना लेखन प्रणाली से संबंधित व्यवस्थित करना है इसको। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप इसमें देखें, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये क्या हो जाएगा? अगर बच्चे को दे रहे हो सबसे लास्ट में क्या दोगे दोस्तों? आपको गृह कार्य। तो गृह कार्य आपको किसमें किसमें देखने को मिल रहा है? ई में देखने को मिल रहा है। देखिए 5 मतलब
आपका बी वाला सही नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले देखिए अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत ही ये डीपली प्रश्न पूछा गया है कि ये पंच प्रणाली जो मेथड है हर्बर्ट की, उन्हीं से ही ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो पहला तो आपका क्या होता है, अधिगम का मतलब देखा जाए तो अधिगम का क्या होता है, सबसे पहले उद्देश्य होता है। ठीक है, आप क्या पढ़ाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, जब अधिगम का उद्देश्य हो जाता है तो आप उसका पूर्व ज्ञान देखते हो कि कितना ज्ञान उसके पास है, तो उसको पूर्व ज्ञान जानने के लिए आप छोटे छोटे प्रश्न पूछते हो बच्चों से। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों, आप जब ये सब कर लेते हो तो आप विषय वस्तु कर आप प्रस्तुतिकरण करते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं उसको। उसके बाद है आप उसका रिविजन करते हैं तुरंत, और साथ ही साथ उसको गृह कार्य देते हैं। तो ये आपका जो है क्रम है। तो ये क्रम हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है रचनात्मक आकलन है। ठीक है, तो पाठ में दी गई नवीन शब्दाओं का व्याख्या करना, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास जो है पाठ के दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को पाठ के दिए गए चित्रों बनवाना, और बच्चों की सक्रिय कल्पना का करना और उसका अवलोकन को दर्ज करना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, केवल तीसरा और चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पास तो अब तीसरा और चौथा हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण को प्रभावित की ओर इंगित करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित करते हैं। कौन, कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, या विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो नीचे दिए गए आपको उसमें क्या करना है, चुनना है। तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब इसमें सभी जो है शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्व देंगे। तो किसमें, इसमें देखिए सीखने की प्रक्रिया और सीखने की गतिविधि, ये दोनों के दोनों क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप इसमें जो है सबसे अधिक सीखने की प्रक्रियाओं पर और साथ ही साथ सीखने की गतिविधि पर भी इसमें जोर दिया जाता है। तो अब व्यापम इसमें कौन सा आंसर लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथन अभिकथन और उसका जो है दिया है कारण, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत हमको बताना है। ठीक है, कथन क्या बोल रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वे विद्यार्थियों के प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। ठीक है, और दूसरा उसका कारण बता रहा है कि केवल रचनात्मक आकलन में विद्यार्थियों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के लिए बारे में सोचना एकत्र नहीं की जानी सकती। ठीक है, मतलब आप उसे सिर्फ रचनात्मक तरीके से ही सिखा रहे हो, तो रचनात्मक तरीके से भाई उनका आंतरिक अवलोकन तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ रचनात्मक तरीके, अब कारण क्या बोल रहा है, सिर्फ रचनात्मक तरीके से ही आप उसका आकलन कर सकते हैं क्या, क्योंकि जानने के बहुत सारे पहलू होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उसी से ही आपका क्या हो जाएगा, उसका आकलन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका जो है, दोनों तो सही है। ठीक है, लेकिन आपका जो अभिकथन है वो कथन आर जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। तो भाई समावेशी का मूल सिद्धांत है प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी करना, जहाँ पास उनको क्या हो, एक साथ करके क्या करना, शिक्षा दिलवाना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति। ठीक है, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति की विभिन्नता है उसको संवेदनशील तरीके से आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि सभी को आपको शामिल रखना है। विशेष आवश्यकता बच्चे के लिए विशेष प्रावधान तो ये तो है, लेकिन समावेशी शिक्षा में ये शामिल नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा तो ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां, बच्चे जब गलतियां करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो जब बच्चे गलतियां करते हैं दोस्तों तो वो क्या करते हैं, वो विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता होता है। ये कौन से सिद्धांत के अनुसार है, ये थार्नडाइक के क्रिया जो है भूल एवं प्रयास की त्रुटि के अनुसार जो है वो सिद्धांत है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के तहत जो है ये जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब व्यापम क्या आंसर लेता है दोस्तों ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो शिक्षण का महत्वपूर्ण जो तत्व है कौन सा है, विषय का ज्ञान, शिक्षण अभ्यर्थियों के बीच संबंध, कक्षा प्रबंधन, उपयुक्त विधियां। तो देखिए इसमें ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, शिक्षक और आपका विद्यार्थियों के बीच क्या संबंध है, तो जो शिक्षक के महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका प्रयुक्त विधियां भी सही है, लेकिन क्या हो जाएगा चांसेस इसमें डबल डीप है, ये 50-50 है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने से
सबसे प्रयुक्त प्रणाली कौन सा है? तो इसमें जो है शिक्षण देने के लिए सबसे प्रयुक्त जो प्रणाली है वो है आपका विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जब जोड़ेंगे तो आप उसको अच्छे शिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा जल्दी कैच कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न है, शायद ही कैंडिडेट इसको पढ़ के गए होंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, इनको कालानुक्रम के अनुसार उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। पहले तो मुदालियर कमीशन है, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन है, राम मूर्ति समीक्षा है, कोठारी कमीशन है और प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर, ठीक है, जो है वो पहला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनका क्रम जो है मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जो है दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन जो कमीशन है ये 4 नवंबर 1948 को आया है। ठीक है, 1940, और जैसे ही देश आज़ाद हुआ ये आ गया। उसके बाद है ये कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका जो है मुदलियार जो कमीशन है वो 1952 में आया। कब आया? 1952। देश आज़ाद हुआ, पहला चुनाव कंप्लीट हुआ, उसके बाद शिक्षा आयोग का गठन हुआ और यहाँ पास इसकी नेतृत्व में शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया। उसके पास दोस्तों आपका जो है देखने को मिला आपका कोठारी आयोग। ठीक है, कौन सा आया? कोठारी आयोग। ये आया 1964। उसी समय जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की भी स्थापना हुई, साथ ही साथ कोठारी आयोग भी निम्न लेवल पर स्तर पर काम करने लगा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके पश्चात दो आया दोस्तों वो राम मूर्ति समीक्षा समिति। ठीक है, तो राम मूर्ति शिक्षा समिति जो है वो यहाँ पास आया, और वो कब आया? ये आया 1990 में। ठीक है, 1990 में इनका गठन हुआ, राम मूर्ति समीक्षा समिति। ठीक है, जो क्या किया, समीक्षा करने का काम किया और अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया। लास्ट में जो आया है दोस्तों प्रोफेसर यशपाल समिति ई। ठीक है, तो यहाँ पास जो है बिना बोझ के बस्ता के हिसाब से इन्होंने अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ ये जो है फिजिक्स के, ठीक है, कहा जाए तो प्रोफेसर थे जिन्होंने अच्छा खासा इन्होंने अपना उपलब्धियां हासिल की थी शिक्षा जगत में। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी देने की कोशिश किया, क्योंकि मैं चाहता तो आपको इसको सीधा आंसर बता सकता था, जिससे आपको क्या होगा, सिर्फ अभी के रूप में तो आंसर मिल जाता, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप अच्छे से देख रहे हैं डीपली तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल करके काम आने वाला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो एनसीएफ 2005 ये सभी दिया हुआ है, उसमें क्या क्या उद्देश्य है वो शामिल किया गया है। तो यहाँ पास देख सकेंगे, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहले का तीसरा, मतलब आपका एनसीएफ 2005 जो है वो शिक्षा बिना बोझ के शिक्षा, और बिना बोझ के शिक्षा कौन लाया है? जो है आपका कोठारी आयोग लगा। ठीक है, सॉरी प्रोफेसर यशपाल लाया है। ठीक है, तो यशपाल समिति के द्वारा लाया गया है 1905 में बिना बोझ की शिक्षा। उसके बाद जो लाया गया है दोस्तों वो लाया गया है एनसीएफ एफएस 2022। तो ये जो नया आया है 2022 अभी लेटेस्ट में, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो है दोस्तों आपका पंचकोशी विकास, मतलब स्टेप जो बांट दिया गया है ना, 5 अलग अलग स्टेप जो बांटे गए हैं वो अभी के हिसाब से है। साथ ही साथ देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 है, सॉरी 2020 है। तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी जो 2020 है उसके तहत जो है बहुभाषिता को लेकर के बनाया गया था। उसी सब तरीके से अगर देखें 1984 वाला, तो ये जो है 1984 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य था कि हर स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है, कम से कम ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, टेबल, चौक, डस्टर होना ही चाहिए। उसके तहत जो है सभी में स्कूलों में ये पहुंचाया गया था। कब लाया गया है? ये 1984 में लाया गया था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बंद प्रकार के प्रश्नों में के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो बंद प्रकार का जो कथन होता है उसका मतलब क्या हुआ? पहले तो प्रश्न को समझिए। बंद प्रकार का प्रश्न जो होता है वो सिर्फ एक उत्तरीय होता है, या तो आप हाँ या ना में दे रहे हैं, या फिर एक शब्द में दे रहे हैं, या फिर एक वाक्य में दे रहे हैं, तो ये आपका बंद प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? तो आपका नाम राम है तो आप राम बोलोगे। आपका नाम कृष्ण है तो आप सिर्फ कृष्ण ही बोलोगे। ठीक है, अगर आपका जो नाम है कुछ भी है तो सिर्फ वही नाम बोलोगे। लेकिन अगर आपका खुला रहा, ठीक है, तो आपके नाम का अर्थ क्या है? तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चा सोचेगा, अपना नाम का अर्थ जो है बताते जाएगा। ठीक है, इस तरीके के बंद प्रश्न कहलाते हैं। और जो है खुले प्रश्न में वो अपना स्वतंत्र मानचित्र खोल करके आपको आंसर देता है। ठीक है, जैसे आपके पंख होते तो आप उड़ते कि क्या करते? आपके पंख होते तो बताइए। ठीक है, आपके पास हवाई जहाज आ जाएगा तो आप क्या करोगे? तो देखिए इसी तरीके से जो है आपको खुले प्रश्न पूछे जाते हैं। बंद तरीके में आपको सिर्फ एक लाइन वाला प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो ये बंद प्रश्न है। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है?
ये एक बंद प्रश्न है, मतलब जिसका आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, आप कौन से कलर का कपड़ा पहने हो, तो अगर हर बच्चे से पूछोगे तो सबका आंसर अलग अलग होगा, मतलब ये खुले प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो यहाँ उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, तो भाई अंतर्दृष्टि से आप इसको उजागर नहीं कर सकते, तो सिर्फ इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा। ठीक है, अंतर्दृष्टि आप उससे उजागर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके तहत काल को जमाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की इन सबको पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास सबसे पहला जो आता है इसका संवेदी गामक अवस्था होता है, जिसको 0 से 2 वर्ष तक के उम्र में बांटा गया है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका अगर क्रम देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका संवेदी गामक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है संवेदन करके क्या करता है, वो सीखता है। ठीक है, और जब सीख लेता है तो उसके बाद आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा, इसमें आता है 3 से आगे वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, उसके बाद आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है सीख करके जो जो देखता है वही सीखता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अंतिम में आता है। ठीक है, तो जिसमें क्या हो जाएगा आपका ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका क्रम जो है, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा क्रम आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से सबसे पहले आएगा आपका संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद आएगा यहाँ पास क्या हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद क्या हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो व्यक्ति का विकास जो है दोस्तों यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो अन्य देख रहे हैं विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है, बिल्कुल भी अल्पावधि नहीं है। यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता को प्रभावित करता है, बिल्कुल नहीं, ये वातावरण को भी प्रभावित करता है। और तीसरा बोल रहा है कि विकास केवल वातावरण के कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत है, ये वातावरण जो है आनुवांशिकता पर भी निर्भर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो विकास होता है आनुवांशिक और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए, रट लीजिए और दिमाग में बसा लीजिए। आपका विकास है, आपका बुद्धि है, ये सभी वंशानुक्रम वातावरण पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना विधि के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वह व्यवस्थित क्रम में है। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें क्रम जो है अच्छे से व्यवस्थित नहीं है, इसको मैं देखेंगे तो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 में नई पाठ्यचर्या में मध्य चरण अलग अलग चरणों में बांटा गया है, और उसमें मध्य चरण जो है शामिल किया गया है 6 से 8 को शामिल किया गया है। ठीक है, मध्य चरण में, जिसमें अब बच्चे अपने व्यवसाय को चुन सकेंगे, और साथ ही साथ 10वीं 11वीं में अपने विषय के अनुसार 9वीं 10वीं में वो अपने विषय अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण को प्रभावित करने के लिए इंगित नहीं है। तो इंगित कौन सा इसमें नहीं है, तो विद्यार्थी के अनुभव को प्राथमिकता देना, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डीपली पूछा गया है। ठीक है, उनके नाम एवं सिद्धांत को सबसे पहला दोस्तों दिया गया है E.L. थॉर्नडाइक ने दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, तो पहला का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें इवान पावलोव, तो इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, तो शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, और साथ ही साथ तीसरा है B.F. स्किनर, तो इनके द्वारा दिया गया है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और चौथा है कोहलार मतलब वोल्फ्गांग कोहलर, तो इन्होंने दिया है सूझ का सिद्धांत दिया है, जिसके तहत ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अधिगम में सिद्धांत से रिलेटेड इनका जो योगदान रहा है काफ़ी रहा है, और यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगर आप आगे चल करके B.Ed D.Ed कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इन्होंने जो थॉर्नडाइक है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। इवान पावलोव जो है दोस्तों इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, घंटी और कुत्ते पे, जैसे घंटी बजता था कुत्ते में मुंह में लार आ जाता था। ठीक है, उसी तरीके से B.F. स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था दोस्तों, इन्होंने चूहे पर स्किनर का प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर। उसी तरीके से कोहलर है, कोहलर जो है चिंपैंजी नामक जो है सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उस पर इन्होंने प्रयोग किया है, तो उन्हीं के सिद्धांत पर आधारित ये सभी हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनावादी शिक्षण जो है प्रक्रिया में क्या है,
क्या होगा? शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होगी, शिक्षण ज्ञान देने वाली भूमिका है, सीखने की अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं है, सीखना सामाजिकता से हो सकता है। सही विकल्प का हमको क्या करना है? चयन करना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, बस इसमें क्या है? सही है। बाकी जो है अंतःक्रिया का स्थान नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन सीखना सामाजिकता से है, तो बिल्कुल भाई सीखना सामाजिकता सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन हैं उसमें से आपको बताना है। ठीक है, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिर और निरंतर प्राप्त नहीं कर सकता। उपरोक्त कथनों का सही उत्तर हमको बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी, दोनों के दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लिए लाभ है? तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि लाभ पूछ रहा है, तो लाभ में अगर देखें तो यहाँ पास हमको दो चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से आप जो है आप पहला देखेंगे तो सीखने का लचीला वातावरण और सीखने का कार्यक्रम लचीलापन, दोनों के दोनों आपको पॉजिटिव देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर तीसरा देखें दोस्तों, प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी और संप्रेषण कौशल में कमी, तो ये निगेटिव वर्ड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके लाभ को नहीं बता रहा है, ये उसकी कमी को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी, जिसमें एक पहला और तीसरा जो है पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं जिसमें उसके कारण भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अधिक कथन बोल रहा है, इस कथनों को देखिए। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है कि अधिगम आप जीवन पर्यंत करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बोल रहा है कि अधिगम के उपयोग होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो अधिगम को उपयोगी होने के लिए वो जीवन से जोड़ना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप, लेकिन उसका रीज़न जो बता रहा है इसको लेकर के जीवन पर्यंत चल रहा है, तो क्या हो जाएगा उसके जीवन से ही जुड़ा रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन पहला अब जो अभी कथन है उसका जो कारण बताया जा रहा है वो सच उसका कारण नहीं है, दूसरा कारण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों तो सही है, किंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक है? तो भाई इसमें बच्चे को पुरस्कार से सम्मानित करोगे तो आपको है उनको बढ़ावा देने के लिए किसके? उसके व्यवहार को, किससे संबंधित? अधिगम से संबंधित। तो क्या कर सकते हो आप उसको अधिक उचित समझा सकते हो। ठीक है, तो पुरस्कार इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दंड इसको तो नेगेटिव होगा, ये तो आएगा ही नहीं। साथ ही साथ सरल भाषा का प्रयोग और प्रशंसा, तो प्रशंसा भी इसमें हो सकती है, लेकिन प्रशंसा आप भाई ज़्यादा प्रशंसा आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रशंसा इसमें कम है, लेकिन पुरस्कार जो है सबसे ज़्यादा इसमें माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का है जो है दोस्तों अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? विकास के संदर्भ में सही क्या कौन सा है? विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है? बिल्कुल भी नहीं। विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू से है? बिल्कुल भी नहीं। विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू से है? ये बिल्कुल भी नहीं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल, विकास जो है निरंतर चलते रहती है, मरते दम तक विकास चलता रहता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं ये हिंदी का भी मैंने अपलोड करके रखा है, आप इसका आंसर देख लीजिए, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और बहुत ही जल्द अन्य सब्जेक्ट के जो है पार्ट हैं उसको भी वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नए वीडियो के साथ। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।